अरफज, ये जो सारे मुज़ाकरात की बातचीत हो रही है, ऑब्वियसली ईरान, अमेरिका, इसराइल, ये सब कुछ तो हम देख रहे हैं, लेकिन जो वाइडर रीजन है मशरिक वस्ता का, उसके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है कि किसी ना किसी हल की तरफ हम जाएं, क्योंकि सिर्फ ईरान या इसराइल या अमेरिका मुतासिर नहीं हो रहा, जो दीगर अरब रियासतें हैं रीजन के अंदर, जो दीगर रियासतें हैं वो भी उसी हद तक मुतासिर हो रही हैं। तो आपको लगता है कि वो जो रियासतें हैं उनकी भी कहीं ना कहीं इनपुट भी होगी और उनकी नजर भी होगी इन मुज़ाकरात के ऊपर? जी शुक्रिया अतर साहब। जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। एक तो वैसे ही मिडल ईस्ट का जो खित्ता है वो दुनिया के लिए बहुत अहम है, खास तौर पे तेल की वजह से। और जो मेरे ख्याल में इस खित्ते में भी जो इस दफे मुल्क मुतासिर हुए हैं, जिनको हम गल्फ के की रियासतें कहते हैं, तो इनके लिए तो ये एक बहुत अहम मैं कह सकती हूँ मेरे ख्याल में मरहला है। बिकॉज देखिए, जहां मिडल ईस्ट में हमेशा हमने देखा है, चाहे आप सीरिया की जंग देखे, इराक में 2 दफे जंग हो चुकी है, उससे पहले ईरान इराक की जंग हुई, तो इस खित्ते में तो हमेशा बहुत गैर यकीनी रही ही है। मगर जो गल्फ की रियासतें हैं वहां हालात मुख्तलिफ रहे हैं। गल्फ की रियासतें, चाहे आप सऊदी अरेबिया की बात करें, बहरीन की बात करें, यूएई की बात करें, तो इनके पास एक तो अमीर भी बहुत है, लोग भी बहुत कम हैं, और इन्होंने तो सारी दुनिया से, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो चाहे लोग हो, उनको अपनी तरफ माइल किया है। वो लोग आके वहां सेटल हुए हैं। एक उनका, जिसको कहते हैं, एक डेवलपमेंट मॉडल है। और वो जो सारा डेवलपमेंट का मॉडल था वो इस ईरान इजराइल अमेरिका की जंग से बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है। कभी आपने या मैंने सोचा था कि दुबई में जो है कोई बम गिरेगा, कोई नुकसान होगा, या कभी हमने सोचा था कि कतर या दुबई या एमिरेट्स की जो जहाज हैं या फ्लाइट्स हैं उनमें ताखीर होगी या वो कैंसिल होंगे? तो मेरे ख्याल में इनको जितना फर्क पड़ा है वो शायद बाकी मिडल ईस्ट में नहीं पड़ा, या इट गोज बियॉन्ड जस्ट इकोनॉमिक्स। एक तरफ मईशत तो है ही सही, क्योंकि चीन को भी फर्क पड़ा, हमने देखा यूरोपियन यूनियन को भी फर्क पड़ा, तेल की कीमतें जो बढ़ी या सप्लाई जो है उसमें ताखीर हुई। मगर जिस किस्म का फर्क इन गल्फ की रियासतों को पड़ा है वो तो शायद उसका तो कोई सानी नहीं है। तो उनकी ना सिर्फ बहुत गहरी नजर जी। होगी, बल्कि बार बार मीडिया में ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ राब्ते में रहे हैं थ्रू आउट दिस होल थिंग। ठीक है। अच्छा आरफा, इसमें दो और मजीद कैरेक्टर्स हैं जिनका जिक्र लगता है कि समटाइम बैकग्राउंड में आता है, लेकिन तासुर यह भी है कि उनका भी बड़ा कलीदी किरदार था इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, रूस और चीन। उनको आप कैसे देखती हैं? देखिए, रूस और चीन के बारे में ऑब्वियसली खास तौर पे जो ईरान की मदद करने वाले या ईरान के इत्तेहादी ममालिक में आप रूस और चीन को गिन सकते हैं, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। खास तौर पे अगर आप माशी तौर पे देखें, अब जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो बंद हुआ है, वहां से बहुत सारा जो तेल गुजरता था, खासतौर पे जो ईरान का तेल है वो चीन ही खरीदता था। अब उनकी जो मईशत है उस पर बहुत गहरा असर पड़ा है इस सारे मामले का। उसके अलावा भी क्योंकि ईरान पर सैंक्शंस लगी हुई थी, तो ईरान के बहुत गहरे जो है माशी ताल्लुकात थे चीन के साथ, और चीन की जो जिस किस्म के डेवलपमेंट के ख्वाब हैं या प्लान्स हैं, जिसमें ऑब्वियसली सीपेक भी एक हिस्सा था, तो इसी तरह उनके ईरान के हवाले से भी बहुत डेवलपमेंट के प्लान्स थे। तो उनपे तो बहुत गहरा असर पड़ा है। अब एक तरफ मईशत है, दूसरी तरफ ऑब्वियसली चीन के बारे में भी हम बार बार ये बात करते हैं कि वो एक राइजिंग पावर है, इमर्जिंग सुपर पावर है, और एक ऐसा इमर्जिंग सुपर पावर है जो देखता है, या अगर अभी नहीं देखता तो ये समझता है कि एक ना एक दिन तो वो अमेरिका के सामने खड़े होंगे। तो अमेरिका के जिन भी ममालिक से ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, वहां हम देखते हैं कि चीन का एक किरदार होता है।
तो ईरान के साथ तो खास तौर पे चीन के ये ताल्लुकात थे। रूस का भी आप यही कहेंगे, हम इसी उसको कैटेगरी में डालेंगे कि वो भी उन सब ममालिक के साथ जिधर अमेरिका के शायद ताल्लुकात ठीक नहीं है या कोई तलखियां हैं, वहां रूस की भी उन ममालिक से दोस्ती होती है। तो रूस और चीन के लिए तो ईरान की अहमियत बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकली भी। और मेरे ख्याल में बहुत सी हमने देखा सोशल मीडिया पे, उसके अलावा भी खबरें आई कि उन्होंने बहुत हद तक मदद भी की है ईरान की इस सारे मामले में। तफसीलात कितनी सही है नहीं है ये आने वाले दिनों में हमें मालूम होगा। और ये मत भूलिएगा कि ईरान की भी गुफ्तगू हुई, माफ करिएगा, चीन ने भी गुफ्तगू की ईरान से पिछले दिनों में, जब इसहाक डार साहब यहाँ से चीन गए थे। और कहा यही जाता है कि चीनियों ने भी दबाव डाला है या समझाया है ईरानियों को कि वो अब मुज़ाकरात से इस मसले को हल करें। ठीक है। अच्छा, इसमें जिस तरह आपने कहा कि ऑब्वियसली चीन ने, रूस ने, इस तरह की खबरें आती रही कि मदद की ईरान की, लेकिन इसके साथ साथ जो एक अमेरिका का एक डोमिनेंट रोल था, लगा इस तरह कि उसको थोड़ा सा धचका लगा है, क्योंकि साउथ चाइना सी के ऊपर भी अमेरिका की नजर है, वो वियतनाम को सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे भी अपने आप को वो पिच करता है अमेरिका। लेकिन इस सारी एपिसोड के अंदर आपको लगता है कि चीन हो जाए, रूस हो जाए, उसकी और खुसूसन चीन की पोजीशन मुस्तहकम हुई है और अमेरिका की रेपुटेशन को और उसके क्लाउड को डेंट पहुंचा है? अख्तर साहब, अगर हम जिसको वो इंटरनेशनल रिलेशंस में रियल पॉलिटिक कहते हैं या रियलिज्म कहते हैं, तो उसमें तो ये ऑटोमेटिक सी बात होती है ना कि अगर आपका एक दुश्मन है या आपका एक राइवल है, फरीक है, वो कमजोर पड़ेगा तो आप मजबूत होंगे ही सही। तो ये तो जब भी हम देखते हैं ऐसा कोई बैनुल अक़वामी सियासत में ऐसा कोई मौका आता है या ऐसा कोई एक इवेंट आता है जिससे लगता है कि अमेरिका की कमजोरी वाज़ेह हुई है या अमेरिका किसी तरह कमजोर पड़ा है, तो उसके जितने भी फरीकैन हैं, चाहे वो चीन हो चाहे वो रशिया हो, वो मुख्तलिफ तरीकों से लगेगा कि वो मजबूत हुए हैं उससे। जैसे अब तारीख का अगर एग्जांपल दें कि जब सोवियत यूनियन थी, तो जब वो अफगानिस्तान से हार के निकले, तो उस हार में अमेरिका का बहुत हाथ भी था और बहुत इनडायरेक्टली था। उस वक्त अमेरिका बिल्कुल मुलव्वस नहीं था डायरेक्टली अफगानिस्तान में, बट उनकी मदद बहुत थी। हम तो उस मदद में हमारा भी बहुत बड़ा किरदार था। तो वो जो उस वक्त की सोवियत यूनियन की हार थी, वो कहीं ना कहीं अमेरिका की जीत थी। इसीलिए उन्होंने उस वक्त के जो मुजाहिदीन हैं उनको न सिर्फ व्हाइट हाउस बुलाया, बल्कि कहा कि वो अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स जैसे हैं। और इसी तरह जब अमेरिका अफगानिस्तान में हारा, तो वो इन अ वे, बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि रशिया की वो जो पुरानी एक हार थी अफगानिस्तान में जिसमें अमेरिका का हाथ था, वो उन्होंने उसका बदला एक तरीके से लिया है। सो दिस इज इनएविटेबल, खासतौर में जो ये बैनुल अक़वामी सियासत है और जो चीन का किरदार है कि इट इज द इमर्जिंग सुपर पावर। तो ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका कमजोर पड़े और उससे हम ये ना समझे कि चीन को फायदा हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, अब ईरान के ऊपर आपको पता है कि बहुत सारी पाबंदियां भी हैं और मल्टी लेयर्ड किस्म की पाबंदियां हैं, जो मौशी पाबंदियां हैं। अगर वो पाबंदियां खत्म होती हैं इन मुज़ाकरात के नतीजे में, तो आप समझती हैं कि उसका कोई इकोनॉमिक इंपैक्ट पाकिस्तान पे भी आ सकता है? बीइंग ए नेबर, हमारी वहां से गैस का भी जिक्र होता है, पेट्रोल का भी जिक्र होता है, तो अगर ये पाबंदियां, सैंक्शंस हटती हैं तो हम भी इसके नेट बेनिफिशरी हो सकते हैं। जी अतर साहब, मेरे ख्याल में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई एम नॉट एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट, मुझे नंबर्स वगैरह का तो नहीं मालूम, बट जो बेसिक एक चीज है जो हमें मालूम है वो यही है कि देखिए, आप के जो करीब के ममालिक होते हैं उनसे अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको चीजें सस्ती भी मिलेंगी और आपका फायदा भी होगा। जितनी दूर से चीज आएगी वो उतनी महंगी होगी। तो अगर ईरान से सैंक्शंस हटती हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए तो बहुत फायदेमंद रहेगा। अभी भी हम कितनी बातें सुनते हैं कि ईरान से तेल स्मगल होके बलूचिस्तान आता है। अब आप सोचें कि वो तेल हम खरीद सकें, शायद वो हमें सस्ता पड़ेगा। इसके साथ साथ और भी बहुत फायदे हैं। एक ईरान पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन का तो कब से मंसूबा जो है वो ईरान की साइड से मुकम्मल हो चुका है, मगर पाकिस्तान सैंक्शंस की वजह से उसका हिस्सा नहीं बन सका।
अगर वो बन जाए तो शायद गैस भी हमें बेहतर कीमत पर मिल सके। एज आई सेड, आई एम नॉट एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट, आई डोंट नो द नंबर्स, बट अगर जी हम जी। बेसिक ही जो ट्रेड की बात करें कि जो हम फॉर एग्जांपल हम भारत से नहीं कर सकते, हमें मालूम है कि भारत से हमें बहुत सी चीजें सस्ती मिल सकती हैं, हम नहीं मंगवा सकते क्योंकि ताल्लुकात दोनों ममालिक के ऐसे हैं। फिर अफगानिस्तान से भी बहुत हमने ट्रेड की कोशिश की, होता भी था, बट अब पिछले दिनों में जो तल्खियां रही उसकी वजह से वो बंद हुआ। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत एक वेलकम स्टेप होगा कि ईरान जो एक जी हमारा तीसरा नेबर है, हम उससे ट्रेड कर सके। आई थिंक इट विल बी टू द एडवांटेज ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान।